मिडिल ईस्ट में चल रही जंग की आग क्या अब यूरोप की गलियों तक पहुंच रही है? और आखिर क्यों ब्रिटेन तक हाई अलर्ट की नौबत आ गई है? इसके पीछे क्या बड़ा खतरनाक मंसूबा छुपा है? द सुफियान ग्रुप की रिपोर्ट है, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर है। क्या है ताज़ा हालात, आज आपको बताएंगे। और सियासत का सबसे बड़ा सवाल, क्या अदालतों के दरवाजे अब राजनीति का नया रण क्षेत्र बन चुके हैं? एक तरफ सोनिया गांधी से जुड़ा पुराना वोटर लिस्ट विवाद, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी पर दोहरी नागरिकता पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश। इन दोनों ही हाई प्रोफाइल मामलों में कैसे चढ़ता है कानूनी रंग, इनसाइड स्टोरी में आज पूरा समझाएंगे आपको। और मेरठ की सियासत में ऐसा खेल खेला गया जिसे देखकर पूरा विपक्ष भी हैरान रह गया। कागज पर 28 सीटें मजबूत थी, लेकिन नतीजा ऐसा आया कि सिर्फ 5 सीटों वाली पार्टी ने पूरा समीकरण ही बदल दिया। आखिर ये चमत्कार था या कोई बड़ी रणनीति? इसकी पूरी कहानी अंदर की परतों तक खोल कर दिखाएंगे। तो आज के प्रोग्राम में बने रहिएगा। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, ईरान युद्ध के चलते यूके और यूरोप में आतंकी हमलों का खतरा बढ़ गया है। एक नई सुरक्षा रिपोर्ट में कहा गया है कि ये अब शैडो वार का रूप ले सकता है। इसका मतलब है सीधे युद्ध की जगह छोटे छोटे हमले हो सकते हैं। द सुफियान ग्रुप की रिपोर्ट में ड्रोन, आगजनी, प्रॉक्सी हमलों की चेतावनी दी गई है। लंदन में संदिग्ध सामान मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। तो क्या ईरान और इजराइल के बीच चल रही जंग का असर अब यूरोप और ब्रिटेन जैसे देशों की सुरक्षा पर भी धीरे धीरे दिखने लगा है? हाल की अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा रिपोर्ट्स और खुफिया एजेंसियों के आकलन में इसी तरह की चिंता सामने आ रही है। इन रिपोर्ट्स में साफ साफ कहा गया है कि अगर ईरान और इजराइल के बीच तनाव और बढ़ता है तो यूरोप की आंतरिक सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। यही वजह है कि कई यूरोपीय देश और खासकर ब्रिटेन की सुरक्षा एजेंसियां अब पहले से ज्यादा सतर्क हैं। सबसे बड़ी चिंता लोन वुल्फ अटैक को लेकर जताई जा रही है। इसका मतलब है ऐसे हमले जो एक व्यक्ति अकेले कर सकता है। इसमें किसी बड़े संगठन की जरूरत नहीं होती, किसी बड़े आतंकी संगठन का सीधा आदेश नहीं होता। ऐसे लोग अक्सर इंटरनेट, सोशल मीडिया या फिर किसी विचारधारा से प्रभावित होकर हिंसा की ओर बढ़ जाते हैं। समस्या ये है कि ऐसे व्यक्ति पहले से ही पहचान में नहीं आते, इसीलिए इन्हें रोकना भी मुश्किल होता है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विश्लेषण, जैसे द सुफियान ग्रुप की रिपोर्ट्स है, उसमें ये बताया गया है कि ईरान और इजराइल के बीच बढ़ता तनाव यूरोप में छोटे लेकिन खतरनाक हमलों की संभावना को लगातार बढ़ा रहा है और ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है। इनमें ड्रोन का इस्तेमाल होता है, आगजनी होती है, छिपे हुए नेटवर्क के जरिए कई छोटी छोटी घटनाएं की जाती हैं। ये हमले किसी एक बड़े संगठन के बजाय छोटे छोटे समूहों में या कभी कभी सिंगल व्यक्ति के रूप में भी की जा सकती है, जिससे इनकी पहचान और रोकथाम मुश्किल हो जाती है। ब्रिटेन और यूरोप की सुरक्षा एजेंसियों ने पहले भी इस तरह के संकेत दिए थे कि ईरान से जुड़ी गतिविधियां केवल जासूसी या राजनीतिक स्तर तक सीमित नहीं है। इसमें विदेशों से विरोधियों को निशाना बनाया जा सकता है, संवेदनशील जगहों पर दबाव बनाया जा सकता है और कुछ मामलों में खतरा भी पैदा किया जा सकता है। और इसी वजह से इसे एक ऐसा खतरा माना जाता है जो समय के साथ अपना रूप भी बदल सकता है। यूरोपीय सुरक्षा विशेषज्ञों की माने तो ईरान इजराइल जैसे बड़े संघर्ष दुनिया में तनाव को बढ़ाने वाले थ्रेट मल्टीप्लायर की तरह काम करते हैं। आसान शब्दों में इसका मतलब अगर समझे तो ये संघर्ष सीधे तौर पर यूरोप में हमला नहीं करवाता, लेकिन ऐसा माहौल ज़रूर क्रिएट करता है जिससे लोग प्रभावित हो जाते हैं और गलत दिशा में अपने कदम उठा लेते हैं। और यही वजह है कि सुरक्षा एजेंसियां इसे गंभीरता से ले रही हैं। हालांकि सभी रिपोर्ट्स में ये बात साफ की गई है कि अभी तक किसी भी बड़े या खास हमले पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है, यानी जो भी आकलन सामने आ रहे हैं वो किसी तय खतरे की घोषणा नहीं है, बल्कि संभावित जोखिम को समझने और उस पर नज़र रखने की कोशिश भर है। तो कुल मिलाकर ये पूरा मामला हमें समझाता है कि आज की दुनिया कितनी जटिल हो चुकी है। एक देश या एक क्षेत्र में चल रहा तनाव दूसरे देशों तक कैसे पहुंच सकता है, कैसे असर डाल सकता है, जिसका आने वाले खतरे से आगाह किया जा रहा है। और दिल्ली की सियासत में इस समय भूचाल है और इसकी गूंज अब अदालतों की दीवारों से टकराकर पूरे देश में सुनाई दे रही है। सवाल सीधे सीधे देश की सबसे बड़ी ताकतवर राजनीतिक फैमिली पर उठ रहे हैं और कटघरे में नाम है सोनिया गांधी और राहुल गांधी। कहानी शुरू होती है दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से, जहां एक ऐसा मामला फिर से जीवित हो उठा है जो दशकों पुराना रहा, लेकिन आज की राजनीति में अब ये सुर्खियों में है। बात 1980-81 के वोटर लिस्ट की है। आरोप लगा था
उस समय जब सोनिया गांधी भारतीय नागरिक नहीं थी, तब उनका नाम मतदाता सूची में यानी वोटर लिस्ट में कैसे दर्ज हुआ? इस सवाल ने एक बार फिर कानूनी रूप ले लिया है और अब अदालत में इस पर सुनवाई चल रही है। अदालत में इस समय लिखित दलीलों का दौर जारी है। एक तरफ याचिकाकर्ता का कहना है कि ये सिर्फ एक तकनीकी गलती नहीं बल्कि गंभीर अनियमितता का मामला है जिसकी जांच जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ सोनिया गांधी की ओर से इसे पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित और पुराना मुद्दा बताकर खारिज किया जा रहा है। उनका पक्ष साफ कहता है कि दशकों पुराने दस्तावेजों को आज के राजनीतिक माहौल में उछालना केवल एक नैरेटिव बनाने की कोशिश है, लेकिन इसी बीच कहानी में एक और परत जुड़ती है और ये परत इसे और ज़्यादा संवेदनशील और विवादित बना देती है, क्योंकि अब मामला सिर्फ एक पुराने रिकॉर्ड तक सीमित नहीं रहा बल्कि ये पहुंच चुका है राहुल गांधी तक। उत्तर प्रदेश से एक बड़ा घटनाक्रम सामने आता है जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम आदेश दिया। मामला है कथित ड्यूल सिटीजनशिप यानी दोहरी नागरिकता का। याचिका में दावा किया गया कि 2003 में एक कंपनी से जुड़े दस्तावेजों में राहुल गांधी को ब्रिटिश नागरिक बताया गया था। अदालत ने इस आरोप को गंभीर मानते हुए एफआईआर दर्ज कर जांच के निर्देश दिए। इस आदेश के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल और भी ज्यादा तेज हो गई। एक तरफ इसे कानून की सामान्य प्रक्रिया बताया जा रहा है, तो दूसरी तरफ इसे विपक्ष के बड़े चेहरे को घेरने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। कांग्रेस लगातार ये कहती रही है कि उसे शीर्ष नेतृत्व को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ तर्क ये दिया जा रहा है कि अगर ये आरोप है तो जांच भी होनी चाहिए। अब जरा इसकी पूरी तस्वीर को समझते हैं। एक तरफ सोनिया गांधी, दशकों पुराना मामला, वोटर लिस्ट विवाद, दूसरी तरफ राहुल गांधी पर दोहरी नागरिकता का ताज़ा आरोप, और दोनों ही मामलों की सुनवाई अदालतों में चल रही है। ये सिर्फ कानूनी केस नहीं बल्कि सीधा असर देश की राजनीति पर पड़ेगा। इन दोनों मामलों के बीच एक और बड़ा संदर्भ भी जुड़ता है और वो है नेशनल हेराल्ड से जुड़ा मामला, जिसमें पहले से ही सोनिया गांधी और राहुल गांधी जांच के घेरे में हैं। ऐसे में विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो चुके हैं। आज हालात ऐसे हैं कि अदालतों में चल रही हर सुनवाई, हर दलील और हर आदेश सिर्फ कानूनी दस्तावेज नहीं रह गया बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी बनता है। मीडिया की नज़र में जनता की उत्सुकता और राजनीतिक दलों की रणनीति, सब कुछ इन मामलों के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। अब देश की नज़रें अदालतों पर टिकी हुई हैं, क्योंकि यहाँ से आने वाले फैसले तय करेंगे कि आरोप सही है या गलत। और अगर सियासत में सिर्फ नंबर ही सब कुछ होते तो मेरठ की ये कहानी शायद कभी लिखी ही नहीं जाती जो हम आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ खेल वोटों का नहीं हुआ बल्कि उस सियासी चाल का था जिसने 5 सीटों को 28 सीटों पर भारी कर दिया। ये कहानी है साल 2021 के मेरठ जिला पंचायत चुनाव की, जहां कागज पर पूरा गणित विपक्ष के साथ था। बहुजन समाज पार्टी के पास 12 सीटें थी, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल के पास मिलाकर 14 सीटें थी, यानी कुल मिलाकर विपक्ष के पास 28 सीटों की एक मजबूत दीवार खड़ी थी। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ 5 सीटें थी। देखने में साफ साफ लग रहा था कि मुकाबला बिल्कुल एक तरफा है और विपक्ष आसानी से जीत दर्ज कर लेगा। लेकिन चुनाव का जब नतीजा आया तो पूरा माहौल बदल गया। जिस विपक्ष को अपनी जीत लगभग तय लग रही थी वही हार गया और भारतीय जनता पार्टी के समर्थित प्रत्याशी गौरव चौधरी निर्विरोध रूप से जिला पंचायत अध्यक्ष बना दिए गए। अब सवाल ये था कि आखिर ऐसे कैसे हुआ? जब नंबर पूरे विपक्ष के साथ थे तो जीत बीजेपी के खाते में कैसे चली गई? असल कहानी यहीं से शुरू होती है। ये चुनाव सिर्फ वोटों का नहीं था, ये चुनाव राजनीति का था। विपक्ष भले ही कागज पर एकजुट दिख रहा था, लेकिन अंदर से तस्वीर अलग थी। कई जगह तालमेल की कमी थी, नेताओं के बीच भरोसे की कमी थी और उम्मीदवारों को लेकर अंदरूनी खींचतान भी चल रही थी। जिस एकता के दम पर विपक्ष मैदान में उतरा था, वही एकता असल में मैदान में सबसे बड़ी कमजोर कड़ी बन गई। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने इसी कमजोरी को समझ लिया। पंचायत चुनाव में एक और अहम बात होती है, यहाँ वोटिंग हमेशा पार्टी लाइन पर नहीं होती। कई सदस्य अपने स्थानीय प्रभाव, रिश्तों और व्यक्तिगत समीकरणों के आधार पर फैसला लेते हैं। बीजेपी ने इसी जमीन को साधा और धीरे धीरे ऐसा माहौल बनाया कि मुकाबला चुनावी मैदान में पहुंचने से पहले ही कमजोर पड़ने लगा। कहा जाता है कई जगह विपक्ष के भीतर ही क्रॉस वोटिंग की स्थिति बन गई और कुछ सदस्यों ने पार्टी लाइन से हटकर फैसला ले लिया।
इसके साथ ही कई स्तर पर राजनीतिक दबाव बनाए गए। रणनीतिक समझदारी ने भी खेल पूरा बदल दिया और फिर वो दिन आया जब चुनाव का नतीजा आया और उसने सबको चौंका दिया। विपक्ष के पास बहुमत होते हुए भी अंतिम स्थिति ऐसी बनी कि बीजेपी समर्थित प्रत्याशी गौरव चौधरी निर्विरोध जीत गए। यानी लड़ाई शुरू ही नहीं हो सकी थी और परिणाम तय हो गया था। ये सिर्फ एक जिला पंचायत का चुनाव नहीं था, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संदेश था और ये दिखाता है कि चुनाव सिर्फ सीट के जोड़ घटाव से नहीं जीते जाते, बल्कि रणनीति, संगठन और जमीन पर पकड़ से जीते जाते हैं और बीजेपी इसमें माहिर खिलाड़ी है। कभी कभी 5 की ताकत 28 के आंकड़ों पर ऐसे ही भारी पड़ जाती है। अगर योजना मजबूत हो और विपक्ष कमजोर और बिखरा हुआ हो तो मेरठ की ये कहानी आज भी राजनीति में एक उदाहरण के तौर पर देखी जाती है। लोकतंत्र में सिर्फ संख्या नहीं, बल्कि समझ और रणनीति भी उतनी ही मायने रखती है, उतनी ही बड़ी भूमिका निभाती है जितनी बड़ी संख्या होती है। तो खबर प्रधान में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।